अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन केमिस्ट्री विद एमबी में आप लोगों को खुशामदीद। आज हम लोग जो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। कल जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को हम लोगों ने वो किया था, और दो हमारे पास टाइप्स थे जो ट्राइएड्स का हम लोगों ने पढ़ लिया था, डोब्रेनर्स ट्राइएड, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था न्यूलैंड ऑक्टेव्स के बारे में। उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी आज जो है हम लोग उनके मेरिट्स यानी कि जो डीमेरिट्स यानी कि जो फेलियर्स थे, फेल हो गए, तो उसके बाद लाजमी एक और नए पीरियोडिक टेबल की एक और नए मेथड्स क्लासिफिकेशन की बात आती है। तो इसी वजह से हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किस बुनियाद पर बनाया गया, कब बनाया गया और इसको किसने बनाया। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हम लोग इसकी क्या बात कर लेते हैं कि ये किस बेस पर बनाया गया। जैसे हम लोगों ने पहले वालों की बात की थी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ की सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर वो किया गया, इनको ट्राइएड्स में रखा गया। और जो न्यूलैंड ऑक्टेव्स था उसने क्या किया था, उसने कहा कि जो आठवां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो पहले वाले मेंबर्स है उनके साथ मिलती है। तो उसी हिसाब से उन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था उनको ग्रुप्स के अंदर। उसी तरह इसने क्या कर लिया, इसने किस बेस पर वो कर लिया। खैर पहले लिख लो सबसे पहले कि पीरियोडिक टेबल को किसने प्रपोज किया था। लिख लो, इट वाज proposed by Dmitry Mendeleev। डिमिट्री मेंडलीव ने क्या कर लिया, इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को प्रपोज कर लिया, जो बाद में क्या बन गया, एक पीरियोडिक टेबल बन गया। अच्छा, जो डिमिट्री मेंडलीव था ये खुद था एक रशिया यानी कि रूस का रहने वाला था डिमिट्री मेंडलीव। इसने जो पीरियोडिक टेबल प्रपोज कर लिया, किस बुनियाद पर कर लिया, अब देख लेते हैं। He made classification of elements on the basis of what, increasing एटॉमिक मास। ठीक है, इसने क्या कर लिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर एलिमेंट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रख लिया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर इसने क्या कर लिया, मुख्तलिफ ग्रुप्स में, और उस ग्रुप्स में भी जो ग्रुप्स उसने अरेंज कर लिए थे, उन ग्रुप्स में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, हमेशा सिमिलर होती है। इसी हिसाब से उसने क्या कर लिया, मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लिए। ये तो जस्ट इसका क्या था, इंट्रोडक्शन। अभी देख लेते हैं किस तरह, कितने ग्रुप्स थे, कितने सीरीज़ थे इसमें, और इसने एलिमेंट्स को कैसे कैसे अरेंज किया था। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा खाका बना लेते हैं, स्केच बना लेते हैं कि किस तरह इसने अरेंज किया था। ये आपके पास क्या है, उसने एक बड़ा सा इस तरह का टेबल बना लिया, जिसको वो हर वक्त अपने जेब में घुमा के ले जाता था, हर जगह पर लोगों को दिखाता था कि देखो मैंने इस तरह का काम किया है। अच्छा, इसने क्या कर लिया, इस बड़े से टेबल को इसने 8 ग्रुपों में तकसीम कर लिया। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया, ये यहाँ तक आ गया हमारे पास। इसको इसने नाम दिया फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ। खैर इसको बड़ा ही करना चाहिए था क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो थोड़े ज़्यादा होंगे। अच्छा, इसने क्या कर लिया, 8 ग्रुप में इसको डिवाइड कर लिया, और इसने इस तरह के जो ओरिजेंटल रोज़ हैं उसने 6 बनाए थे, जिसको उसने नाम दिया था किसका, सीरीज़ का। जो आजकल अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, पीरियड्स का, और जो वर्टिकल हमारे पास कॉलम्स हैं उनको हम लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, ग्रुप्स का। अच्छा, तो इसने यहाँ पे क्या कर लिया, इनको सीरीज़ में भी डिवाइड कर लिया, मुख्तलिफ इसने क्या बना लिए, सीरीज़ बना लिए। ये एक उसका सीरीज़ था, इसका क्या था, सेकंड सीरीज़ था, ये उसका हो गया थर्ड सीरीज़,
ये हो गए 4, एक और सीरीज़ ये हो गए 5, और इसी तरह इसने क्या कर लिया था, 6 सीरीज़ बना लिए थे। अच्छा, जो पहला उसका सीरीज़ था, पहले सीरीज़ में उसने क्या कर लिया, कौन से एलिमेंट को रखा था, उसने रखा था किस चीज़ को, हाइड्रोजन का। जैसे कि हम लोगों ने बात कर ली कि किस बुनियाद पर उसने क्या की थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन कर ली थी। तो सबसे पहले उसके पास जो लाइटर एलिमेंट था वो कौन सा था, हाइड्रोजन। तो इसने सबसे पहले क्या कर लिया, इसी हाइड्रोजन को रख लिया। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे उसने रखा था किस चीज़ को, आपके पास जो है उसने रखा था यहाँ पे लिथियम को रखा था उसने, ठीक है। यहाँ पे इसने सोडियम को, सोडियम आपके पास क्या है, नीचे आएगा, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम वगैरह को उसने रखा था। और आगे इस टोटल सीरीज़ को खाली छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बाद जो आजकल अगर हम लोग देख लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, तो ये वैसे भी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी खाली आता है। तो सेकेंड सीरीज़ ने स्टार्ट किया था, उसमें उसने बेरिलियम को रखा था, यहाँ पे बोरोन को, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को, और फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट यहाँ पे इसने किसको रखा था, सोडियम को, ये वाला ग्रुप है। और यहाँ पे बेरिलियम के बाद उसने यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह को रखा था। बोरोन के बाद यहाँ पे नीचे उसने क्या किया था, एक गैप छोड़ा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे उसने किसको रखा था, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप है, एल्यूमिनियम, यहाँ पे उसने क्या रखा था, सिलिकॉन को रखा था, यहाँ पे फास्फोरस को, यहाँ पे इसने सल्फ़र को रख लिया था। ये हमारे पास क्या है, थर्ड सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो ये वाला सीरीज़ है उसमें उसने क्या किया था, यहाँ पे बाकी कुछ एलिमेंट्स को रख लिया था। यहाँ पे लास्ट में अगर हम लोग देख लें 3 एलिमेंट्स को उसने रखा था, आयरन, कोबाल्ट और निकल को। अच्छा, यहाँ मेरे ख्याल से इतना ही स्केच इसके लिए काफ़ी है, जस्ट हम लोग इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अच्छा, तो इसने क्या किया था, इसी हिसाब से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल बनाया था, जिसमें उन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए थे और 6 ओरिजेंटल रोज, जिनको उसने सीरीज़ का नाम दिया था। और एलिमेंट्स को उसने किस बुनियाद पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया था। अच्छा, लेकिन इसके कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे डीमेरिट्स भी आ जाते हैं। सबसे पहले ये तो इंट्रोडक्शन इसका हो गया। अभी इसके फ़ायदे क्या थे, मेरिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, कि जिसकी वजह से हम लोगों ने बाकी उनको छोड़ दिया। जो पीरियोडिक टेबल्स थे, न्यूलैंड्स वाला था और दूसरा हमारे पास कौन सा था, ट्राइएड्स, डोब्रेनर ट्राइएड्स वाला था, वो दोनों फेल है। उसके बाद ये आ गया, तो लाजमी इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे जिसकी वजह से इसको आईली एक्सेप्ट किया गया। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसके मेरिट्स को, उसके बाद डीमेरिट्स को डिस्कस कर लेंगे। यार गर्मी। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ जो पीरियोडिक टेबल है, कौन सा वाला, मेंडलीव्स का। इसके मेरिट्स क्या थे हमारे पास, उसकी मुख्तलिफ क्या है फ़ायदे हैं, मेरिट्स हैं, कौन कौन से हैं। पहला इसका जो फ़ायदा है वो सबसे पहले इसने क्या किया था, मास करेक्शन किया था। मास करेक्शन किस तरह, जो पहले वाले जो पीरियोडिक टेबल्स थे उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके मास को उस टाइम जो बताया गया था वो असल में बाद में क्या हो गया, गलत साबित हो गया। और जो गलत साबित किसने कर लिया, मेंडलीव ने। कैसे कर लिया, उसने जब देखा कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जब एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, तो उस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनका जो मास है वो नहीं होना चाहिए जो पहले लोगों ने क्या कर लिया है, उसको प्रपोज कर लिया है। सपोज़ उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स उसके पास क्या थे एक उसके पास क्या है, बेरिलियम, एग्जांपल में हम लोग लिख लेते हैं बेरिलियम। उस टाइम बेरिलियम का जो मास है वो सपोज़ किया गया था कितना, 13.5। लेकिन जब इसने देख लिया, उसको अरेंज कर लिया ग्रुप्स के अंदर, तो उस ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसका मास 13.5 नहीं आ रहा था, बल्कि उसने कहा इसका मास कितना है, 9 है। ठीक है, तो इसने मास करेक्शन कर ली। साथ साथ इसके अलावा और भी एलिमेंट्स की मास करेक्शन कर ली। उसने गोल्ड का, जिसका सिंबल हमारे पास क्या है, आरम है, ठीक है, उसकी भी करेक्शन कर ली थी। साथ साथ उसने क्या कर लिया, इंडियम, इसकी भी क्या कर ली इसने,
मास करेक्शन कर ली, और भी इस तरह के कुछ एलिमेंट्स थे जिनके बाद में मेंडलीव ने क्या कर ली थी, मास करेक्शन। उसने कहा था कि इनकी मास असल में इतनी नहीं है बल्कि इतनी होनी चाहिए। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका यही है। सेकंड इसका एडवांटेज क्या है, सेकंड एडवांटेज इसका है कि इसने क्या किया था, जो पीरियड टेबल बनाया था उसके लिए उसमें उसने कुछ गैप्स छोड़े थे। वो गैप्स उसने क्यों छोड़े थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे उनके लिए जगह होनी चाहिए पीरियड टेबल के अंदर। क्योंकि पहले वाले जो पीरियड टेबल में हम लोगों ने पढ़ लिया कि बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे उनको उस पीरियड टेबल के अंदर ऑक्यूपाई करना क्या था, मुश्किल था। जैसे ट्राइएड्स वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें वो मुश्किल कितने एलिमेंट्स की जगह थी, सिर्फ 3 एलिमेंट्स की जगह थी। ठीक है, अगर कोई न्यू एलिमेंट क्या हो जाता, डिस्कवर हो जाता, तो ये जो ट्राइएड वाला कंसेप्ट है वो तो कम्प्लीटली क्या हो जाता, डैमेज हो जाता, ख़त्म हो जाता। तो उसी वजह से वो जो कंसेप्ट थे वो सारे क्या हो गए, उसी टाइम फेल हो गए थे। तो उसने क्या कर लिया, ऐसा पीरियड टेबल ओरिएंट कर लिया, बना लिया कि ताकि जो आने वाले जो एलिमेंट्स हैं जब डिस्कवर हो जाएंगे तो उनके लिए भी गैप्स उसने छोड़ दिए, ताकि उनको भी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकें, अच्छी तरीके से डाल सकें। अच्छा, तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया था, इसको हम लोगों ने मिटा दिया। एल्यूमिनियम ब्रॉडगेज प्लस ब्रॉडगेज ले अच्छा, तो दूसरा इसका डीमेरिट क्या था, पहला तो हम लोगों ने बात कर लिया कि मास करेक्शन इसने कर लिया था। दूसरा इसका डीमेरिट क्या था कि उसने जो नए जो डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या किया था, गैप छोड़ा था, ताकि जब बाद में डिस्कवर हो सकें तो उनको हम लोग क्या कर सकें, इसे आराम से इस पीरियड टेबल के अंदर डाल दें। अभी देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ यहाँ पे मैंने कुछ स्टार्स लगाए हैं, ये असल में क्या है, ये अलग है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्स मैंने लगाए ये असल में क्या है, गैप्स हैं उन एलिमेंट्स के लिए जो बाद में डिस्कवर होने थे, उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उसने क्या कर लिया, उन एलिमेंट्स के लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया। वो वर्ड क्या था, उस वर्ड को उसने क्या वो कर लिया, नाम दिया एक्का का। ये आपके पास जो स्पेस है, स्टार नज़र आ रहा है, ये असल में क्या है, एक गैप है किस चीज़ के लिए, नए डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए। इसको उसने नाम दिया किस चीज़ का, ई के है, एक्का। एक्का का मतलब क्या है, 1। जैसे कार्ड्स में या हम लोग ताश के पत्ते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग कहते हैं एक होता है यक्का, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग एक वाला है, सही। उसी तरह एक्का का मतलब भी क्या है, 1 है। इस 1 क्यों नाम दिया, उसने कहा कि जो एलिमेंट हमारे पास उस ग्रुप के अंदर है उससे एक नीचे, उससे एक सीरीज़ नीचे एक और एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर इतना होगा, एटॉमिक मास इतना होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगे, वो ये एक्साइड्स बनाएगा, ये क्लोराइड्स बनाएगा, ये हाइड्राइड्स वगैरह बना लेगा, ठीक है। तो उसने उनके लिए क्या कर लिया, गैप्स छोड़ा, और इन गैप्स को उसने नाम दिया किस चीज़ का, एक्का। लेकिन एक्का कौन सा, अभी जो एलिमेंट है उसी हिसाब से उसने उनको नाम दिया। अभी देखो बोरोन से ये क्या है, एक नीचे आ रहा है, तो इसने इसको नाम दिया किस चीज़ का, एक्का। इस गैप को इसने नाम दिया किस चीज़ का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको एक्का बोरॉन, यानी कि एक नीचे किस चीज़ से, बोरोन से एक नीचे। उस टाइम ये डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन जब बाद में डिस्कवर हो गया इस एलिमेंट को फिर बाद में नाम दिया गया किस चीज़ का, स्कैंडियम का, ठीक है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में आ जाए विच एलिमेंट इज़ नोन एज एक्का बोरोन, तो आपने क्या कहना है, स्कैंडियम, ठीक है, क्योंकि बाद में ये डिस्कवर हो गया, उस टाइम ये डिस्कवर नहीं हुआ था। अच्छा, उसी तरह एल्यूमिनियम के नीचे भी उसने क्या किया था, एक गैप छोड़ा था, तो लाजमी इसको क्या नाम देगा, जैसे इसको नाम दिया था उसने एक्का बोरोन का, उसको नाम क्या देगा, दिया था उसने एक्का एल्यूमिनियम, एक्का एल्यूमिनियम का उसने क्या कर लिया, उसको नाम दे दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम से वो क्या है, एक सीरीज़ नीचे आ रहा है, तो नाम क्या दिया, एक्का एल्यूमिनियम का। लेकिन एक्का एल्यूमिनियम जब बाद में क्या हो गया, डिस्कवर हो गया, बिल्कुल उसकी लोकेशन आज भी वही है, ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे है, एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी बिल्कुल एल्यूमिनियम से क्या है, मिलती है, और उस एलिमेंट का नाम क्या है, गैलियम, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए विच एलिमेंट इज़ नोन एज गैलियम, एक्का एल्यूमिनियम, तो आपने क्या कहना है, गैलियम। अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ स्कैंडियम, देन व्हाट टू डू, आपने क्या कहना है, एक्का बोरोन।
अच्छा, उसी तरह एक और एलिमेंट था सिलिकॉन। सिलिकॉन के नीचे यहाँ पे उसने वापस एक गैप छोड़ा हुआ था, वो भी क्या था, क्या है, एक गैप छोड़ा था, तो लाजमी वो भी क्या है, बाद में डिस्कवर होना था, उसको लाजमी क्या नाम देगा, अभी आप लोग खुद भी बता सकते हो। सिलिकॉन के नीचे है तो नाम क्या होगा, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। और बाद में जब ये डिस्कवर हो गया, वो आज भी इसकी पोजीशन वही है, सिलिकॉन के नीचे है, उसका नाम है जर्मेनियम। ठीक है, तो इसका यही दूसरा बड़ा फ़ायदा यही था, एक तो पहला मास करेक्शन कर ली थी, दूसरा उसने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए गैप्स छोड़े थे। थर्ड इसका एडवांटेज क्या है, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे न सिर्फ उसने उनके लिए गैप्स छोड़ा था, बल्कि उसने उनकी प्रॉपर्टीज़ को पहले से क्या कर लिया था, प्रिडिक्ट कर लिया था। उसकी प्रॉपर्टीज़ की उसने पहले से पेशेंगोई कर दी थी कि जो एलिमेंट होगा वो इसी ग्रुप में आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे। सपोज़ इसने क्या कर लिया, एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम से नीचे भी मैंने बता दिया क्या है आपके पास, क्या एक एल्यूमिनियम से क्या आ रहा है, गैलियम आ रहा है। ठीक है, उसने गैलियम की क्या कर ली थी, प्रॉपर्टीज़ का पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था। कैसे प्रिडिक्ट कर लिया था, उसने कहा था कि जो का आपके पास एल्यूमिनियम है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। उसने कहा था ये A2O3 ऑक्साइड्स बना लेगा। ई यहाँ पे क्या है, उसने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम का, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने ई लिख लिया। उसने कहा ये E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बना लेगा, और साथ साथ ECl3 टाइप का क्या बना लेगा, ये क्लोराइड्स भी बना लेगा। और साथ साथ उसने ये भी बताया था कि अगर हाइड्राइड्स बना ले तब वो क्या बनाएगा, EH3 टाइप के बना लेगा। अभी अगर हम लोग देख लें गैलियम के बारे में, अभी खुद देखो एल्यूमिनियम कौन से क्या बना लेता है, ऑक्साइड्स बना लेता है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स को अगर हम लोग देख लें, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स क्या है, एल्यूमिनियम Al2O3 बना लेता है। ठीक है, तो उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है कौन, नीचे आ रहा है गैलियम। गैलियम भी क्या करता है, Ga2O3 बना लेता है। सही। और उसी तरह अगर क्लोराइड्स की बात कर लें तो एल्यूमिनियम क्या कर लेता है, AlCl3 बना लेता है, और उसी के साथ नीचे आ रहा है कौन, गैलियम। तो गैलियम भी क्या करता है, GaCl3, यानी कि गैलियम ट्राईक्लोराइड के क्लोराइड कंपाउंड्स बना लेता है। ठीक है, तो उसने पहले से इनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लिया था, प्रिडिक्ट कर लिया था। न सिर्फ इसका एल्यूमिनियम का, बल्कि उसने स्कैंडियम का, और साथ साथ जो उसके पास क्या था, जर्मेनियम, और दूसरे एलिमेंट्स जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को उसने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था। इसी वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है केमिस्ट्री के उसमें हवाले से, कि जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का, उसके मेरिट्स क्या है वो यही है। अच्छा, इसी वजह से जो मेंडलीव है, कल शायद मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का जो फादर है वो कौन है, वो असल में हमारे पास जो फादर है वो यही बंदा है। ठीक है, मेंडलीव को ही हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसी ने ही सबसे पहले क्या की थी, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की थी। तो तीन प्रॉपर्टीज़ यही हो गई। एक थर्ड आप लोग ये भी लिख सकते हो कि इसका थर्ड नहीं बल्कि फोर्थ है, मेरे ख्याल से फोर्थ है। फोर्थ इसका जो एडवांटेज है वो यही है कि इसने अरेंजमेंट कौन सी की थी, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। एलिमेंट्स की कौन सी अरेंजमेंट इसने की थी, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्योंकि इससे पहले वाले जो अरेंजमेंट्स थे हमें पता है कि वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन हेवियर एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। लेकिन इसने क्या कर लिया, एक अच्छा फ्रेमवर्क दे दिया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हम इसको कहेंगे। अच्छा, उसके बाद इसके क्या है, ठीक है, इसके कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन साथ साथ इसके क्या है, कुछ डीमेरिट्स भी है। तो अभी देख लेते हैं इसके डीमेरिट्स क्या है, क्यों जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। तभी तो हमारे पास जो आजकल जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हम लोग कहते हैं, वो फेल होने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। तो अभी देखते हैं उसके फेलियर्स क्या थे। डीमेरिट्स इसके क्या है, क्या फेलियर्स है इसके, जिसको हम लोग फेलियर्स भी कह सकते हैं, डीमेरिट्स भी कह सकते हैं। क्या फेलियर्स हैं, सबसे बड़ा इसका फेलियर क्या था, पहला फेलियर हम लोग कह सकते हैं कि ये किस बुनियाद पर बनाया गया था,
it was arranged on the basis of increasing atomic mass। सबसे पहला इसका डिफेक्ट क्या था कि ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर था। ठीक है, कुछ उसको प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन तो कर रहा था, लेकिन ये इसका डिफेक्ट भी है कि ये एटॉमिक मास की बुनियाद पर था। बहुत से इसके नुकसान तभी देख लेते हैं क्या है। एक तो ये हो गया, और दूसरा इसका बड़ा एडवांटेज क्या था, देयर वाज नो specified location was for हाइड्रोजन के लिए इसमें कोई ख़ास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं था, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ ठीक है उसको उन्होंने रखा हुआ था किसमें पहले वाले ग्रुप में, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेवंथ ग्रुप एलोजम वाले फैमिली से भी मिलती है, और साथ साथ जो फर्स्ट में उसमें रखा था वो क्या है उसमें भी मिलती है। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो हाइड्रोजन का जो लोकेशन था वो भी ख़ास स्पेसिफाइड नहीं था। थर्ड इसका एडवांटेज क्या है, डीमेरिट क्या है, उसने क्या किया था, उसने तो कहा था कि एटॉमिक मास की बुनियाद पर मैंने अरेंज कर लिया है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ डिफेक्ट्स क्या थे, सम एलिमेंट्स वर not following the rule of increasing mass number। ठीक है, जो उसने कहा था एटॉमिक मास की बुनियाद पर मैंने एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स फिर भी उसमें थे जो क्या थे, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। हालांकि उसने कहा था मैंने क्या कर लिया है, एटॉमिक मास जैसे ही बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे मुख्तलिफ ग्रुप में, लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्स थे। किस तरह, कौन कौन से एलिमेंट्स थे, एक एलिमेंट है जिसको हम लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, कोबाल्ट का। अगर याद हो लास्ट जो 8वां ग्रुप था उसमें मैंने 3 एलिमेंट्स का नाम लिखा था, एक लिखा था मैंने आयरन, कोबाल्ट, और एक मैंने लिखा था निकल। ठीक है, इसी तरतीब से उसने अरेंज किया था। हालांकि अगर देखा जाए जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का आप लोगों को पता होगा जो एटॉमिक मास है वो कितना है, वो है 59। लेकिन अगर निकल का देखा जाए, निकल का खैर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपके पास है 58। ठीक है, 58 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस है। अभी देखो ये 59 है और वो क्या है 58 है, पहले कौन आ रहा है, कोबाल्ट आ रहा है। तो असल में होना चाहिए था निकल को पहले आना चाहिए, फिर कोबाल्ट को आना चाहिए था, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर तो उसी तरह आना चाहिए था। निकल 58 है तो पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट 59 है तो बाद में। लेकिन उसने कैसे अरेंज किया था, आयरन के बाद डायरेक्ट कोबाल्ट 59 और उसके बाद निकल। ठीक, तो इसी वजह से ये क्या था, इसका एक फेलियर था, और भी इसके फेलियर्स थे। ये 3 फेलियर्स हो गए इसके, 1-2 फेलियर्स और देख लेते हैं ताकि किस्सा ख़त्म हो जाए इस फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल का। थर्ड हमारे पास हो गया, अभी हमारे पास चौथा इसका डीमेरिट, वो क्या है, ई अरेंज्ड नो एनी स्पेस फॉर आइसोटोप्स के लिए इसने कोई ख़ास क्या है जगह नहीं छोड़ा था। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था कि मास नंबर क्या कर लेगा, मास की बुनियाद पर इसने तो अरेंज कर लिया था, लेकिन बाद में ये बहुत से मसाइल पैदा कर लेगा। कैसे, अभी देखो जब बात आ जाती है किसकी, आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स ही वो क्या है पॉइंट है जहाँ से ये असल में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है, सपोज़ हाइड्रोजन के हमारे पास क्या है 3 आइसोटोप्स है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 2, और एक आपके पास क्या है 3 है। सही, अभी देखो ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन मास उनके क्या है, डिफरेंट है। अगर सपोज़ उसके पास मेंडलीव के पास एटॉमिक मास 3 आ जाए, ठीक है, तो वो तो लाजमी इसको क्या समझेगा, वो तो उसको लिथियम ही समझेगा, क्योंकि लिथियम का हमें पता है क्या है
एटॉमिक मास क्या है 3 है, ठीक। तो वो तो हाइड्रोजन को लिथियम ही समझेगा, हालांकि वो है क्या हाइड्रोजन, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसी तरह अगर कार्बन की बात कर ले, कार्बन आपके पास क्या है, एक कार्बन नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, एक फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन 6 और एक मास का क्या है 14, ठीक है। तो जब 14 मास आ गया तो वो लाजमी मेंडलीव इसको क्या कंसीडर करेगा, नाइट्रोजन ही कंसीडर करेगा, क्योंकि उसको पता था कि नाइट्रोजन का मास क्या है 14। तो इसी वजह से जब आइसोटोप्स की बात आ जाती है तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि उसने आइसोटोप्स का उस टाइम कंसेप्ट उसने सही तरीके से वो नहीं किया था और उनके लिए कोई गैप नहीं छोड़ा था कि अगर इस तरह के एलिमेंट्स होंगे तो इनको हम लोग कहाँ रखेंगे, तो इसी वजह से ये फेल हो गया। एक और फेलियर है इसका, लास्ट फेलियर हम लोग लिख लेते हैं। इसने कुछ एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज़ अपने पहले वाले ग्रुप से कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया था, उनको उसी ग्रुप में रखा था। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो 7वां हमारे पास पीरियड था जिसको हम लोगों ने नाम दिया था फ्लोरीन वाला फैमिली, ठीक, क्लोरीन था, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह आते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में यहाँ पे उसने किसको रखा था, मैंगनीज़ को भी रखा था, ठीक है। अभी मैंगनीज़ यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि मैंगनीज़ कैसे यहाँ पे आ सकता है। अभी देखो प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली इनकी क्या है, डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है, आप देखो ये तीनों हैं हमारे पास, ये इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये तो एक तो हमें पता है नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और इसको अगर देख लिया हम लोग, ये हमारे पास क्या है, एक मेटल है, ठीक। तो एक कम्प्लीटली क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली चेंज है, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप इनको कैसे एक ग्रुप में रख सकते हो, लेकिन उसने रखा था, ये इसकी सबसे बड़ी क्या थी खामी। तो ये हमारे पास 4-5 उनके क्या है डीमेरिट्स है, जिसकी वजह से जो मेंडलीव था वो क्या हो गया, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो फेल हो गया। और उसके बाद आता है हमारे पास एक नया पीरियोडिक टेबल जिसको हम लोग आजकल पढ़ते हैं मोज़ले पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट कर लिया गया। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोज़लेस पीरियोडिक टेबल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।